झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गया। पूरे एक महीने के सरगर्मी के बाद आज 28 नवंबर को हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं और फुल टाइम ये दूसरा बार होगा फुल बहुमत का। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए विजय झा सर हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर हेमंत सोरेन जनता को इतना अच्छा से कनेक्ट कर पाए और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां भाजपा से चूक हो गया और भाजपा उतना अच्छा से पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाया, पब्लिक शायद भाजपा को समझ नहीं पाया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और आपने बहुत सामयिक सवाल उठाया है जो आज पूरे झारखंड के सामने यह विषय है। जो रिजल्ट आया, जो परिणाम चुनाव के बाद आया, बहुतों को अप्रत्याशित करने वाला है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव को जिस मुद्दे की ओर ले जाया जा रहा था, उससे लग रहा था कि ये एनडीए को ही भारी पड़ेगा और अंततः वही हुआ भी। चुनाव लड़ा जाता है चुनावी मुद्दे, जमीनी मुद्दे पर, आम आदमी के मुद्दे पर, आम आदमी के सरोकार से मुद्दे पर। हमारी जो डेली की जरूरतें हैं वह विषय होना चाहिए, हमारे राज्य को विकास की ओर ले जाने का विषय होना चाहिए, लेकिन इन किसी विषयों को छुआ तक नहीं गया और फर्जी मुद्दे पैदा किए गए, बनाए गए, गढ़े गए और अंततः जनता ने रिजेक्ट किया उन तमाम मुद्दों आखिर वो कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा मुद्दा था जो हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन इतना अच्छा से जो है पब्लिक को कनेक्ट कर पाया? क्योंकि 2/3 बहुमत आना, वो भी झारखंड जैसे एक राज्य में जहां शुरू से देखा जाए तो भाजपा बहुत ज्यादा हावी रहा है। सबसे ज्यादा बार अगर सरकार किसी के गठबंधन में बना है तो वो एनडीए गठबंधन है झारखंड में। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जो लग रहा है कि भाजपा से बहुत बड़ा चूक हुआ और हेमंत सोरेन जो है वो कौन सा तर्कस का ऐसा तीर छोड़े जो सीधा पब्लिक से कनेक्ट हो गया? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन पर इल्जामात बहुत लगा था, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा खाने का हो या फिर जमीन हड़पने का हो, बहुत सारे हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने बहुत चालाकी से बहुत से मुद्दों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी साध ली, यही उनका जवाब था। इससे क्या, जैसे कि वो 5 माह जेल में रहे, आरोप क्या था? 8 एकड़ जमीन जो कि कहा जाता है सरकारी जमीन थे, सैनिक का जमीन था और उसको कब्जा कर लिया। एक तरफ 8 एकड़ के आरोप में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है, वहीं दूसरी ओर इसी राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 एकड़ जमीन हड़पा है, लेकिन इसलिए कार्रवाई नहीं होती है कि वो एनडीए के फोल्डर में है। तो यह जनता के पास जब यह बातें गई तो लगा कि यह दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। इसके पीछे दुर्भावना है, न्याय नहीं है, न्याय संगत बातें नहीं है। तो इससे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ एक। इसलिए जो भी आरोप थे, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, पूरा इतना बोला गया, चुनाव इसी का चर्चा होते रहा, बांग्लादेशी भगाना है। पूरे चुनाव में घुसपैठिया को ऐसा बना दिया गया कि लोगों को लगने लगा हमारे जो चारों ओर आदमी हैं, लोग हैं, कहीं घुसपैठिया तो नहीं है, हमारे बच्चों के जो सहपाठी है उसमें घुसपैठिया तो नहीं है, हम जो वहाँ बाजार में मार्केटिंग करते हैं वहाँ घुसपैठिया तो नहीं है, हमारे मोहल्ले, हमारे टोले, हमारे गली चौक चौराहे में घुसपैठिया तो नहीं है। मतलब इतना प्रचारित किया गया घुसपैठिया का कि लगा कि हम ढेला भी मारेंगे तो किसी घुसपैठिया पर गिरेगा। और वास्तव में अगर इस स्तर तक झारखंड में घुसपैठिया प्रवेश कर गया है तो जिम्मेवार कौन? केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं? बीएसएफ तो बॉर्डर पर जो लगे हैं वो तो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, तो इसका जिम्मेवारी तो जो है केंद्र सरकार को जानना चाहिए था सबसे पहले। इसीलिए तो मैं कहा कि जिम्मेवार कौन? अगर इतनी मात्रा में घुसपैठिया घुस गया है झारखंड में, जो हमारी रोटी बेटी अब खतरे में है, तो सवाल है कि केंद्र खामोश क्यों है? बीएसएफ और आईटीबीपी
जिनके जिम्मे सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वह तो केंद्र के तहत सीधा गृह मंत्रालय के तहत आता है। फिर गृह मंत्री क्या कर रहा है? धीरे ये बातें नीचे सरजमीन तक ग्राउंड लेवल पर गई, तब लोगों को लगा कि झारखंड सरकार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस चीज के लिए बदनाम किया जा रहा है उसकी पूरी कानूनी अधिकार के कानून के जरिए जिम्मेवारी तो है केंद्र सरकार की। सारी सीमाएं की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के केंद्र सरकार के अधीन है, जिसके गृह मंत्री स्वयं अमित शाह हैं। अब वो आके घुसपैठिया कोरोना रो रहे हैं, तो आपने 10 भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इतनी मात्रा में यदि घुसपैठिया हैं तो आपने कार्रवाई क्या किया? आपने गिरफ्तार कितनों को किया? कितनों को आपने डिपोर्ट किया, वहां भेजा, वापस भेजा बांग्लादेश या जिस देश के भी थे, पाकिस्तान, कितनों को भेजा? ये आंकड़ा भी बताना चाहिए। अगर वह यह आंकड़ा भी दिखाते कि 10,000 घुसपैठिया को हमने पकड़कर अभी तक बांग्लादेश वापस भेजा है या पाकिस्तान भेजा है, तब लोगों को लगता कि हाँ बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठिया है। लेकिन आप एक को भी पकड़ नहीं रहे हैं, एक को भी आप डिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, एक को भी आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चौक चौराहे पर, हर मीटिंग में, हर छोटी से लेके बड़ी सभा तक में घुसपैठिया 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 इतना बोला कि लोग जो यहाँ बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, उन लोगों को अंत में लगा कि ये हमारे मुद्दे को तो टच भी नहीं कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि आप 10 साल से केंद्र में सत्ता में हैं, आपने एक भी बीएसएल जैसा इंडस्ट्री क्यों नहीं दिया झारखंड को? यदि झारखंड वास्तव में इतना पिछड़ा राज्य है जहां कुछ हुआ ही नहीं हेमंत सरकार के कार्यकाल में, तो आपको तो इंडस्ट्री देना चाहिए था एक दो, जिससे यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो जाए। तो आप एक इंडस्ट्री नहीं दिए, आप महंगाई पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी के लिए कुछ करते नहीं, तो धीरे 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 नीचे स्तर तक ये बातें चली गई कि सिर्फ इनको सत्ता चाहिए। और अगर इतना ही घुसपैठिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान से के खिलाफ ये थे, तो अडानी जो गोड्डा में पावर संयंत्र है, 25% वहां से बिजली झारखंड को मिलनी चाहिए, लेकिन ये पूरा 100% वहां से उत्पादित बिजली ये बांग्लादेश को भेजते हैं। इस पर आपने अडानी को क्यों नहीं निर्देशित किया कि झारखंड के हिस्से की बिजली झारखंड को मिलनी चाहिए? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप 100% बिजली बांग्लादेश को बेचेंगे और एमओयू है 25% झारखंड को देने का, और झारखंड को नहीं देंगे। झारखंड के हित की चिंता करते अगर, तो ये पहले अडानी से 25% बिजली झारखंड को दिलवाते। लेकिन लोगों में ये नीचे तबके तक ये धारणा बन गई कि ये सरकार इसलिए चाहते हैं कि अडानी जैसे लोगों को उपकृत कर सकें, और सारे इंडस्ट्री वगैरह, सारे हमारे जो माइंस मिनरल्स हैं, जो 40% से अधिक जिसका मालिक झारखंड है, वो आसानी से ये अपने लोगों को दे सके। ये बात चला गया नीचे, क्योंकि अडानी पर नहीं बोलना। और कुछ दिन पहले एक समाचार आया था कि गोड्डा के कुछ आदिवासी समुदाय के लोग उपायुक्त के कार्यालय में गए और उन्होंने शिकायत की कि हमारे जमीन पर जो हमने नहीं दिया है गोड्डा संयंत्र के लिए मिस्टर अडानी को, और उस जमीन पर अडानी के कंपनी की गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है हमारी खेत खलिहान पर, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चित्र प्रकाशित हुआ था अखबार में, उपायुक्त महिला थी, वो खड़ी हो गई और उन्होंने हाथ जोड़ दिया उस डेलीगेट्स के सामने, बोली मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं आप लोग की मदद नहीं कर सकती हूं। ये स्थिति उपायुक्त की यदि है, अडानी के सामने हिम्मत नहीं है उनको कार्रवाई करने की कि इनका खेत खलिहान खाली करो, किस अधिकार से तुमने इनके खेत खलिहान पर गाड़ी लगा दिया है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है, ये खेती कैसे करेंगे? और वो सारे आदिवासी समुदाय के लोग थे। वह जो दृश्य था, वह दृश्य आम है, वहां के लोग जानते हैं इस दृश्य को, यहाँ के अखबार में छपा वो दृश्य, तब लगा कि कितनी भयावह स्थिति है। ये डरा रहे हैं घुसपैठिया से, लेकिन आतंक अडानी का है और उससे डरे हुए हैं लोग। इसलिए लोगों ने चुपे चाप झारखंड के हित की चिंता की कि झारखंड के खनिज को कैसे बचाया जाए, यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स को कैसे बचाया जाए। और नहीं तो जैसे अभी 25% बिजली एमओयू होने के बाद भी झारखंड को नहीं मिल रहा है, कल को और भी चीजें झारखंड
कि शेयर जो है नहीं मिलेगा, ले जाएंगे, क्या करेंगे। एक आरोप लगा केंद्र सरकार पर कि 1,86,000 करोड़ जो झारखंड का हिस्सा है, जो टैक्स कटता है चाहे जीएसटी के रूप में, जिस भी रूप में, वो राज्य को मिलना उसका अंश देती है केंद्र सरकार। तो ये बार बार कहते रहे कि मेरा अंश नहीं मिलता है, मेरा अंश नहीं मिलता है। और यह तो जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ ये भेदभाव बढ़ता जाता है। यह बातें तो धीरे धीरे आरटीआई में भी और डॉक्यूमेंटेशन के सहारे और भी लोग जानकार हैं जो उनका कहना है कि भेदभाव बढ़ता जाता है, तो इसका असर हुआ। इसलिए सबसे बड़ा इस चुनाव का ये रहा कि न तो जिनको आया गठबंधन को 56 उनको भरोसा था, और न 24 आया उनको भरोसा था। उनको भी नहीं पता था कि हम इतना नीचे जाएंगे, और इनको भी नहीं पता था यूपी को हम इतना ऊपर जाएंगे। यही तारीफ यहाँ करनी होगी यहाँ के मतदाताओं की। उसने बहुत तरीके से फर्जी प्रचार का जवाब दे दिया। और दूसरा ये रहा सबसे बड़ा, जिस प्रकार बाहर के प्रभारी तो हर चुनाव में आते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो स्थानीय वहां के राज्यों के नेतृत्व वर्ग को साथ में लेकर उसके साथ या उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिला, यहाँ उल्टा मिला। जो प्रभारी बन के आए, चाहे वो आसाम से आए चाहे वो मध्य प्रदेश से आए, वो इतना हावी हो गए कि यहाँ के जो स्थापित नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, इन लोगों को घर में बिठा दिया गया। इन लोगों का पूरे राज्य में दौरा हुआ क्या? नहीं हुआ। पूरे राज्य में लीडिंग रोल था क्या? तो यह भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को यह नागवार गुजरा। और वो भी जो प्रभारी आए वो यहाँ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी का एक पोस्ट भी आया है, और वो इस अपने जो प्रदेश अध्यक्ष का जो उनका पोस्ट है उससे वो इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि वो हार का जिम्मेवार खुद को मानते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो इस पद के लायक नहीं है, और उनके चूंकि उनके पद पर रहते हुए हार हुआ है तो स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सच में उनसे चूक हुआ है या फिर कहीं और चूक हुआ है? नहीं, पूरी रणनीतिक चूक है ये। एक व्यक्ति का चूक तो 2-4 सेगमेंट पर असर कर सकता है, लेकिन पूरे राज्य में असर पड़ा है, ये नीतिगत चूक है। आप नीति तय नहीं कर पाए कि क्या मुद्दा होना चाहिए झारखंड के लिए। बेरोजगारी और महंगाई को आपने गौण कर दिया, जिससे यहाँ का हर तबका परेशान है, हर तबका प्रभावित है। उस पर आपने कहीं एक भी भाषण दिया है क्या? बाबूलाल मरांडी जब टिकट बटाया था तो उस समय भी वो नाराज थोड़ा सा दिख रहे थे, क्योंकि वो बयान उनसे जब पूछा गया था कि पूरे परिवारवाद हावी हो गया है, 13 परिवार ऐसे हैं जिनको या तो बहू बेटी भाई इस तरह का है, रिश्तेदार हैं जो मंत्री के या विधायक के, उनको टिकट मिला है। तो बाबूलाल मरांडी इस पर बोले थे कि मेरे बेटा को या मेरे पुतोह को मिला है, जब नहीं मिला है तो हम इस पर क्यों बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बाबूलाल मरांडी शुरुआत में भी शायद इसके विरोध में थे और उनके अगेंस्ट जाके टिकट बांटा गया। अगर वो परिवारवाद के खिलाफ थे और इसके बावजूद यदि 13 आदमी को टिकट मिल गया, इसका मतलब है कि बाबूलाल जी की चुनाव में टिकट वितरण में एकदम नहीं चली। यह अपने आप साबित हो जाता है उनकी बातों से ही। दूसरा, पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ सबसे यदि कोई वोकल था, सबसे ज्यादा कोई वोकल रहता था, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ बोलती है। लेकिन आज परिवारवाद उस मुद्दे की तो भाजपा के नेताओं ने धज्जी उड़ा दिया। परिवारवाद पर बोलने के काबिल भी हैं क्या आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के काबिल हैं क्या? झारखंड से जुड़े हुए जो भी भ्रष्ट नेता हैं झारखंड की राजनीति में, आज किसके मंच पर हैं? भारतीय जनता पार्टी। बस, तो आप भ्रष्टाचार पर बोलने के लायक नहीं है, परिवारवाद पर बोलने के लायक नहीं है, महंगाई पर बोलेंगे नहीं, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे नहीं, आप बेरोजगारी पर बोलेंगे नहीं, तो जनहित के मुद्दे से तो आप दूर चले गए। इसलिए आपको 24 भी आया है गठबंधन को, तो मैं समझता हूं ज्यादा आया है। आपको तो 4 आना चाहिए था, 24 नहीं 4 आना चाहिए था, और 20 सीट कम होना चाहिए, जिससे सबक ले राजनीति के लोग, सबक ले कि जो खुद करे वो बात आरोप दूसरों पर नहीं लगाएं। परिवारवाद आप कीजिएगा, परिवारवाद का आरोप दूसरे को लगाइएगा। तमाम भ्रष्टाचारी को आप अपने मंच पर ला करके फूले नहीं समा रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। अंत में कमलेश सिंह को भी जब लाया गया तो लगा कि तारे ले आए, आसमान से तारे तोड़कर ले आए।
जो जो लंबे समय तक जेल में रहे हैं, जो सब आज भारतीय सबको आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाया। जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार का नेक्सस चलाते हैं, जो नेटवर्क चलाते हैं, आज सब एनडीए फोल्डर में हैं। जिला स्तर से क्या प्रखंड स्तर से, चाहे बागमारा से शुरू करके आप पूरे राज्य में देख लें, वो किसके साथ हैं आज। आप भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार आपको है क्या? आज भाजपा और एनडीए को बोलने का हक है क्या? तो जनता आपको अगले बार यही अगर चरित्र रह गया तो 24 से 4 पर लाएगी। वह दिन भी देखेंगे हम लोग कि आप 24 से 4 पर आएंगे। आप गले लगाते रहिए, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनाते रहिए। अच्छा, मांग एक ये भी उठ रहा था, हेमंत सोरेन तो जो कि ये बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, कल्पना सोरेन का रोल इसमें बहुत ज्यादा रहा है इस चुनाव में, ऐसा आपको भी लगता है? निश्चित रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना की शिकार हुआ वो परिवार, अब आप देखें उसको ऐसे आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। न जाने ऐसे आरोप कितने लोगों पर है राज्य में। आज किसी जिला अदालत में चले जाइए आप, पता चलेगा आपको हजारों, एक नहीं सैकड़ों नहीं, हजारों मामले जमीन से संबंधित हैं जो किसी ने एक दूसरे का कब्जा कर लिया है। क्यों नहीं सबकी गिरफ्तारी होती है? फिर सबकी गिरफ्तारी कीजिए, लगेगा कि आपने न्याय संगत काम किया था, न्याय संगत कदम है आपका। लेकिन यहां सिविल सूट में गिरफ्तारी नहीं होती है, क्रिमिनल एक्ट में गिरफ्तारी होती है। यह सिविल का मामला था, फिर गिरफ्तारी हुई तो यह अपवाद स्वरूप था, अपवाद स्वरूप था ये। तो ये लोगों को नागवार गुजरा। फिर चुनाव में जो प्रस्तावक हैं उसको चुनाव के दरमियान ही बीजेपी ज्वाइन कराया जाता है, उसको लाया जा रहा है वहां से बरहेट से रांची, किसी तरह फिर वो निकलता है, पुलिस की गाड़ी से वो रोका जाता है उसको, फिर वो अंततः बीजेपी ज्वाइन करता है बीच में ही। ठीक चुनाव चल रहा है, इसी बीच सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब का रेड होता है। तो लोगों को लगा कि जबरदस्ती सत्ता हथियाना चाहते हैं और इनके नॉमिनेशन को भी रद्द करना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो खुला जो विरोध कर में आई कल्पना सोरेन, तो नायिका बनकर के उभरी। जैसे फिल्म में खलनायक के हर एक्टिविटी का विरोध करके जब नायक सामने आता है पर्दे पर, तालियां बजने लगती है, तालियां बजने लगती है, तालियों से स्वागत होता है। यही रोल किया कल्पना सोरेन ने और जनता ने अपनी तालियों से अपने वोट को तब्दील कर दिया। रिकॉर्ड रहा है कि इतना भीड़, जिस तरह से कल्पना सोरेन के जो सभा में भीड़ हुआ, इतना भीड़ झारखंड में अभी तक कोई जुटा नहीं पाया था। लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पढ़ी लिखी है, हाँ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, बहुत बीटेक है, एमबीए है, स्कूल चलाती है और मृदुभाषी है और टैलेंटेड है। आज तो औसत शिक्षा सदन का 12 हो गया है, 10 और 12 औसत शिक्षा हो गया है। सर लोकसभा का भी औसत ये स्थिति है। यहां भी मुश्किल से 10 लोग होंगे जो पीजी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो जहां ऐसे स्तर गिरता जा रहा है, शैक्षणिक स्तर पर हम वोट नहीं करते हैं, हम चरित्र पर वोट नहीं करते हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? क्या पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है? खाली परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना कि ये जिम्मेवारी नहीं है कि सदन का स्तर को ऊंचा करें हम? आज 46% दागी अपराधी सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी चुनाव जीतकर चले गए। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे पर शिकन है क्या कि 46%? ये एडीआर का रिपोर्ट है, ये एडीआर का रिपोर्ट है, एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट है ये। तो क्या कोई पार्टी चिंतित है क्या? किसी ने कहा इस बात को क्या पूरे चुनाव के दरमियान कि ऐसा चूक मत कीजिए, आप लोग अपराधी को वोट मत कीजिए। आप अगर मेरा प्रत्याशी है अपराधी, आप वोट मत दीजिए, सदन की गरिमा का सवाल है, सदन की गरिमा को बचाइए। किसी ने कहा क्या? तो लोकतंत्र के प्रति आप कितना गंभीर हैं इससे पता चलता है कि आप लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ मेरा प्रत्याशी जीत जाए, इससे मतलब है भाषा गिरते जा रही है, गरिमा गिरते जा रही है, सदन का स्तर गिरता जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक हमारे पलामू के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इस बार हार गए चुनाव। उन्होंने कहा था गट्टा पकड़ के मुख्यमंत्री को उतार देंगे, हेमंत सोरेन जी पर कहा। मुझे लग रहा था कि पार्टी इस बयान से किनारा कर लेगी और कह देगी नहीं, पार्टी का यह बयान नहीं है, और पार्टी निंदा करती है ऐसे बयान का। अफसोस है
पार्टी ने निंदा नहीं किया उनके बयान का, ठीक है, जनता ने उनको गट्टा पकड़ के उतार दिया, जनता को यह काम करना पड़ा। अंततः लोकतंत्र की रखवाली जनता को ही करनी होगी। आप पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे और उसको टिकट दिया जाता हो, उसके प्रचार में बड़े नेता आते हैं। इससे लगता है कि राजनीति को ये लोग कहां ले जाना चाहते हैं, राजनीति किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, मंडी हाउस में बिठाना चाहते हैं राजनीति को क्या? इससे पता चलता है। ये कुछ उदाहरण है चंद। झारखंड की जनता ने माकूल जवाब दिया है और मैं समझता हूं पूरा देश के लिए झारखंड के मतदाता एक नजीर बनकर उभरे हैं, एक नजीर पेश किया है। अंततः आप हेमंत सोरेन सरकार चूंकि चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं और फुल बहुमत की सरकार है, तो क्या कहिएगा इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन सरकार को? मैं कहूंगा जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है और आपको मौका दिया है, बहुत उम्मीद से। और आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए, झारखंड पर जितने आरोप मढ़े गए, गढ़े गए, फर्जी लगाए, वो सबको नकारा है। यहाँ की जनता ने नकार के आपको सर्टिफिकेट दिया है, इसका सम्मान जरूर कीजिएगा आप। यही जवाब होगा उन तमाम फर्जी लोगों का जो फर्जी बातें आके कह के चले गए। आज अब कोई मतलब नहीं है। जब यहां से घुसपैठिया की जिक्र करते थे, आसाम में घुसपैठिया को चिन्हित करने के लिए 1400 करोड़ सरकार ने खर्च किया, 3 वर्ष में सूची बनी थी, क्यों नहीं निकाला? वहां तो एक निकाला नहीं और यहां आके चप्पे चप्पे पर घुसपैठिया की बात कर रहे थे। क्या हमको घुसपैठिया है हमको नहीं पता? आपको आसाम में पता चल गया, यहां के लोगों को नहीं पता चला। तो यह जो फर्जी बातें करना छोड़ें, अब जनता की बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें। ये एक मैसेज झारखंड ने दिया है जो पूरे देश के लिए मैसेज है। और लोकतंत्र के प्रति झारखंड की जनता को आप कह सकते हैं कि यहाँ की जनता साक्षर है, कम पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, हम जंगल में रहते हैं, हम उतने आधुनिक नहीं हैं दिल्ली जैसे, लेकिन हम सोच से परिपक्व हैं। हम बिरसा मुंडा और तिलका मांझी को पूजते हैं, इसलिए हमने दिखा दिया कि जंगल जमीन की रक्षा करने में हमसे आगे कोई नहीं है। रोटी और माटी और बेटी की चिंता हमको है, हम खुद कर लेंगे। आपको नसीहत देने की जरूरत नहीं है, उतना सक्षम है झारखंड के लोग और उतना विवेक है और हम करना भी जानते हैं। और करके 13 और 20 को यहाँ की जनता ने करके दिखा दिया। एक लास्ट और सवाल रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तीसरे नंबर पर चले गए, अमर कुमार बावरी चंदन कियारी से तीसरे नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर भी नहीं आए वो, क्या चूक हुआ? ये जनता ने जवाब दिया। जनता ने ऐसे जो लोग थे ऐसे जो उनको लग रहा था कि उनके बदौलत ही झारखंड है या उनके बदौलत ही अगर वो नहीं रहेंगे तो झारखंड नहीं रहेगा, जिनको ऐसा अहंकार हो गया था, उस सब अहंकार को जवाब दे दिया जनता ने। और भी बहुत लोग थे, जैसे मैंने कहा भानु प्रताप सिंह की बात की मैंने, उन्होंने कहा था गट्टा से जनता उतार देगा, जनता ने जवाब दे दिया। ऐसे ही चुन चुन के आप गौर करें 81 सीट पर, तो चुन चुनकर जवाब दिया है जनता ने। इसीलिए मैं जनता को सैल्यूट करता हूं, झारखंड के मतदाता को सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने जो फैसला दिया, जो दिखाया दमखम, सारी रैली धरी की धरी रह गई। अलग बात है कि इस रैली में गरीब टैक्स पेयर के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए, करोड़ों करोड़, लेकिन रैली करने वालों के मंसूबे धूल धूसरित कर दिया कल्पना सोरेन जैसी बेटी ने। तो मेरे साथ विजय झा सर थे।